नहीं ठीक है। देखिए, नदीम मिश्रा है ना कि थीसिस बेशक आपने नहीं उठाया, बट फॉर द सेक ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड फॉर द सेक ऑफ क्लियरिंग दिस सब्जेक्ट यू नीड टू डिसाइड अबाउट सम सुपरवाइजर एंड टेक हिम और हर ऑन बोर्ड, ताकि आपको वो गाइड तो करे ना कुछ चीज़ों के अंदर, ब्रॉड गाइडेंस आपको दें। बाकी डेफिनेटली ये जो डिटेल्ड गाइडेंस है वो मैं आपको दे रहा हूँ सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से। लेकिन सुपरवाइजर की सिलेक्शन करना, उससे मिलना, उसको फिगर आउट करना, ये आपका इस सब्जेक्ट के अंदर ये काम है, आपने इसको करना है। क्योंकि सुपरवाइजर को ढूंढना, उससे उसे उसे राजी करना, ये इटसेल्फ एक टास्क होता है, इसमें एफर्ट लगती है। जी सर बिल्कुल, ये मैंने ठीक है। सुपरवाइजर तो सर अभी तक कोई सेलेक्ट नहीं किया। नहीं, वो आपको बिल्कुल करना चाहिए। और अभी अगर आपके पास एक वीक है, इसमें फिगर आउट करें। और मैंने अगेन इस पे भी बारहा क्लास में डिस्कस ये की है बात, कि जो आपके टीचर्स हैं जिन्होंने आपसे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जिन्होंने आपको सब्जेक्ट पढ़ाया है कोई, और अब तक आपने ऑलमोस्ट आप जितने लोग हैं जो इस सब्जेक्ट मुझसे ले रहे हैं, 6 या 7 या 8 सब्जेक्ट्स आप लोगों ने पढ़ लिए, तो वो सारे टीचर्स जो हैं आपके पोटेंशियल सुपरवाइजर्स बन सकते हैं। उनमें से किसी को भी आप ऑन बोर्ड ले सकते हो। लेकिन उनको राजी करना, ये इटसेल्फ एक एफर्ट होती है, इसमें आपकी जान लगेगी। तो वो उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को भी आपने फील करना है और लेके चलना है। तो वो करेंगे, जब तक उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे उस वक्त तक आप वो चीज़ सीखेंगे नहीं। तो वो भी ज़रूर आपने करनी है। तो फिगर आउट करें, देखें कौन आपको, आपने पढ़े हैं सब्जेक्ट, मशीन लर्निंग के भी पढ़े हैं, डीप लर्निंग के भी पढ़े होंगे आई एम श्योर, और इसके अलावा सीएस के साइड के भी पढ़े हैं। जो आपके जितने टीचर्स थे सारे के सारे जो हैं, उनके आप रिसर्च डोमेन्स को जाके पढ़ सकते हैं, उनके पब्लिकेशंस देख सकते हैं, और उस बेस पे अपनी मेंटल कंफर्ट, अपनी फिजिकल कंफर्ट को उनके साथ मैच करते हुए आप उनसे डिस्कस करें कि जी मैं ये फलां काम करना चाह रहा हूँ, मैंने आपसे पढ़ा हुआ भी है, आप मुझे जानते भी हैं, और मेरी एफर्ट या मेरी एनर्जीज भी आपको पता है, तो आप मुझे गाइड करेंगे कि आप इस पर्टिकुलर एरिया में मुझे कुछ लेके चल सकते हैं। प्रोबेबली उनमें से कुछ कहेंगे ठीक है जी एरिया ठीक है, कुछ कहेंगे नहीं एरिया को थोड़ा अल्टर करते हैं। तो ये सारा कुछ पार्ट ऑफ लर्निंग होता है। तो ये करने की रिक्वायरमेंट है हर एक को। जी सर मैं करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ, सेकेंडरी चीज ये जरूर है कि आपने अभी से यू आर वेरी फिक्स्ड कि जी मैंने थीसिस करना नहीं है। दैट कुड बी अनदर थिंग, ओके फाइन। अगर ऐसी कोई रीजन है तो फिर एक अलग कॉनोटेशन बनती है। बट अगेन, इन बोथ द केसेस यू हैव टू फिगर आउट सम सुपरवाइजर। सर थीसिस तो मैंने करना है इंशाल्लाह लाजमी। ओके, अगर करना है तो फिर तो, और मेरी अपनी हमेशा रिकमेंडेशन होती है कि थीसिस लाजमी करना चाहिए मास्टर्स के अंदर, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग विच डिफर्स इट फ्रॉम द अंडर ग्रेड सब्जेक्ट्स। तो अगर आपने यूजी की तरह ही वही स्पून फीडिंग पे चलना है, तो फिर तो आपने समझे कि यूजी के कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज पढ़ लिए। तो मास्टर स्टूडेंट जो है वो, अगर उसने थीसिस नहीं किया तो इट मीन्स उसने एक्चुअल मास्टर्स किया ही नहीं, इन माय व्यू। सो इस पर्सपेक्टिव से इसको जी जरूर सर। देखें। और अगर आपने सोचा हुआ है तो बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, और इसको आप अभी से फिर होमवर्क करें, क्योंकि सुपरवाइजर को राजी करना, उसको इस एक काम के ऊपर लेकर आना, इसमें काफ़ी आपकी एनर्जी लगेगी। तो उसको अभी से शुरू कर दें। जी सर थीसिस तो मेरा मतलब अगले सेमेस्टर में मैं उठाऊंगा, क्योंकि अभी तो मेरा एक इलेक्टिव सब्जेक्ट रहता है तो वो मैं समर में उठा लूंगा। बिल्कुल ठीक है जी। तो फिर तो आप बिल्कुल, ऑल द मोर रीज़न है कि आप अपने सुपरवाइजर को फिगर आउट करें। और उसमें जिस तरह से मैंने आपको पहले भी ठीक। क्लास में भी बताया हुआ है कि ज़रूरी भी नहीं है कि सिर्फ उनसे, उन टीचर्स को आप सुपरवाइज़र लें जो जिन्होंने आपको पढ़ाया है। यूनिवर्सिटी अलाउ करती है कि आप आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी एज वेल यू कैन सेलेक्ट एनी पीएचडी फैकल्टी मेंबर ऑफ एनी अदर यूनिवर्सिटी, ही और शी कैन सुपरवाइज यू। एंड फॉर पेपर वर्क, 1:2 फैकल्टी मेंबर विल बी असाइंड एट यूनिवर्सिटी। तो वो भी पॉसिबिलिटी बनती है। जी सर। ठीक है जी। तो जरूर करें, और नेक्स्ट क्लास में आपने मुझे अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, तो यू हैव टू टेल मी हु इज योर सुपरवाइजर। ठीक है सर। ठीक है जी। एंड दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल अदर्स एज वेल, जो कि क्लास में हमारे स्टूडेंट्स हैं। वंस दे सी द रिकॉर्डिंग ऑफ द लेक्चर, आई विल बी एक्सपेक्टिंग दैट द नेम ऑफ अ सुपरवाइजर इन एनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन विच दे गिव। सो उस पर्सपेक्टिव से आप सब लोगों ने अपने आप को रेडी करना है। ठीक है। तो अगर ये ठीक है चीज़ें सर। क्लियर, ये चीज़ें हैं ठीक है, क्लियर है, आपकी कोई क्वेरी भी नहीं है, तो आज हम आज के कुछ कंटेंट को कवर करते हैं। जो मुझे याद पड़ रहा है लास्ट लेक्चर था, लेट मी ओपन दी
लेट मी सी दैट और रिकॉल दैट। इनफैक्ट इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, तो हमने जो बात की थी, हम ये मैं कहना चाह रहा था कि लेट्स डू दी रेफरेंसिंग सिस्टम्स टुडे, जो हमारे रेगुलर या कहें कि स्टैंडर्ड्स हैं कुछ अपने रिसर्च पेपर्स को रेफर करने के लिए। बिकॉज बिफोर द मिड टर्म एग्जाम वी हैव कवर्ड प्रेटी मच ऑल द रीडिंग स्टफ। हमने रीडिंग यानी कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और फिर उसको कैसे सेलेक्ट करना है, किस तरीके से उस चीज़ को आपस में स्टॉक टेक करके उसकी क्वालिटी को इंश्योर करके और अल्टीमेटली उसके ऊपर चीज़ें बिल्ड करनी है। दिस वाज कवर्ड, दिस सेक्शन इज कवर्ड ऑफ द कोर्स। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द राइटिंग पर्सपेक्टिव, कि अब चीज़ें लिखनी है हमने, और जब लिखनी है तो उसका एक खास तरीका होगा। और उस खास तरीके के लिए भी अगेन कुछ टेम्पलेट शेयर किए हैं आपके साथ हमने, और आपने ऑलरेडी उनको देखा भी होगा। उसमें प्रपोजल के टेम्पलेट्स आपसे शेयर्ड हैं, प्रपोजल्स जो लोगों ने लिखे हैं अपने रिसर्च प्रपोजल्स, उनको भी आपसे साथ शेयर किया हुआ है। आप उनको भी एक नज़र गो थ्रू दोबारा करें कि क्या क्या उसके अंदर चीज़ें होती हैं। एंड इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, तो मैंने रिसर्च प्रपोजल का टेम्पलेट क्लास में, या रिसर्च प्रपोजल की जो जी डिफरेंट जी सर। सेक्शंस होते हैं उनको डिस्कस किया है, कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं लिखते वक्त। अगर मुझे रिमाइंड करा सकें कि क्या ये चीज़ हो चुकी है या नहीं हो चुकी, नदीम, अगर आपको कुछ याद है तो। जी सर। हमने रिसर्च प्रपोजल के सेक्शंस को डिस्कस किया हुआ है क्लास में। सच। अगर अपने आप नोट्स को देखें, आपने नोट्स तैयार किए हैं ना अपने, तो नोट्स के अंदर कहीं आपको ऐसी कोई हेडिंग्स नज़र आती हैं जिसमें हमने कहा हो कि जी, जब रिसर्च प्रपोजल लिखा जाता है तो उसमें सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन सेक्शन होता है, और उसके बाद उसके अंदर एक लिटरेचर रिव्यू सेक्शन होता है, और उसके बाद उसके अंदर एक मेथडोलॉजी या प्रपोज मेथडोलॉजी सेक्शन होता है। ये हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है या नहीं किया हुआ, ये मेरा सवाल है आपसे। सर ये ट्राई प्रेफरेंस है। आप अपने नोट्स अगर खोल के एक दफ़ा गो थ्रू करें ना ज़रा, मुझे आई विल बी इंटरेस्टेड। आपने कहा मैंने सारे लेक्चर्स देखे हैं, तो मुझे थोड़ा सा आप बताओगे तो फिर मैं आगे चलूंगा ना। सर मैं एक्चुअली जो समरी हम्म। मैंने शेयर की थी। आपके पास इस वक्त समरी की एक्सेस नहीं है? मैं सर जो आपको शेयर किए थे ईमेल पे वो मैं check आप ईमेल खोलें ना अपनी। आई एम गिविंग यू टाइम सो दैट वी शुड अलाइन कि हमने क्या कर लिया और आगे क्या करना चाहिए। मेरे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हमने ये चीज़ डिस्कस की है, बट अगर नहीं की है तो आप बताएंगे, तो हम उसको एक दफ़ा देख लेते हैं। और इन केस उसको हम लेके चलेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम ये रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड्स, तो मुझे याद है कि हमने डिस्कस नहीं किए थे, तो रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड्स को आज हम डिस्कस करते हैं। आप ज़रा अपने पहले नोट्स खोलें ना, ज़रा ईमेल्स जो मुझे किए हैं उनको खोलें, देखें उनको, एक दफ़ा स्क्रॉल करें, और मुझे बताएं कि आपने ये राइटिंग से मतलब क्या चीज़ हमने क्लास में कवर कर, लिखते हुए कि क्या चीज़ लिखनी चाहिए और कैसे लिखनी चाहिए। मेरी बात आपको समझ आई है नदीम? आपकी आवाज़ थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो रही है। करूँ। जी ओके, चेक कीजिए। और ये थोड़ा अपना अगर आपने कोई हैंड्स फ्री लगाया हुआ तो उसको ज़रा चेक करें, वो अ, उसकी कोई ठीक नहीं है, नॉब ठीक लगी हुई नहीं है।
हाँ जी, कोई अपडेट दीजिए। जी नदीम, आपको आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है, दोबारा बताइए। हाँ, मेरे पास लोगों से तो वायरल होती है, तो हो रहा है। नहीं, देर इज सम इशू एट द विद इंटरनेट एट योर साइड। टेक्स्ट टाइप कर लें, अगर आप आवाज़ आपकी ठीक नहीं आ रही, टाइप करके बताइएगा। आप मेरा सवाल देखें और फिर उसका जवाब दें। और मैं लेट मी शेयर दी प्रेजेंटेशन फॉर दी रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड्स। हम उसको कवर करते हैं इस दौरान। अच्छा जी, ओके नदीम, आई हैव रेड योर मैसेज। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। हम आज का सेगमेंट कवर करने की कोशिश करते हैं। जो मेरे पास स्लाइड्स के ऊपर कंटेंट शो हो रहा है उसमें हमारा लास्ट लेक्चर जो था दैट वाज, मैंने कहा था कि आप क्लास में आएँ और अटेंड करें। दैट वाज फॉर दी फॉर लर्निंग ऑन टू दी पीएचडी ओरल डिफेंस पार्ट। पीएचडी जब आप शुरू करते हैं तो आप अपने कोर्स वर्क के बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम देते हैं उन सब्जेक्ट्स का। और अगर वो आप क्लियर कर लेते हैं तो उसमें कुछ माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, और उसके बाद फिर आपका एक पार्ट बी होता है, क्वालिफायर पार्ट बी, विच इज़ दी ओरल डिफेंस, जिसमें आप अपने किसी एक रिसर्च टॉपिक को क्लास में अपने जो आपकी ग्रेजुएट कमेटी होती है और जो बाकी लोग होते हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं, तब जैसे पता चलता है कि आप में ये टैलेंट है कि आप रिसर्च कर सकते हैं फॉर एनी फ्यूचरिस्टिक टॉपिक। इस पर्सपेक्टिव से उसको जज किया जाता है, और ये क्वालिफायर ए और क्वालिफायर बी कहलाता है। क्वालिफायर ए इज द एग्जाम बेस्ड ऑन योर सब्जेक्ट्स विच यू हैव स्टडीड, एंड क्वालिफायर बी इज बेस्ड ऑन एनी रिसर्च टॉपिक विच इज फ्यूचरिस्टिक, जिसके अंदर आपके स्किल्स देखे जाते हैं कि आपने अप्रोप्रिएटली लिटरेचर रिव्यू देखा है, आपने अप्रोप्रिएटली उसको उसके अंदर से गैप्स को फिगर आउट करके कोई सोल्यूशन प्रपोज किया और उसका कुछ इनिशियल होमवर्क किया है, ताकि ये इस्टेब्लिश हो जाए कि आप एक सुटेबल रिसर्चर बन सकते हैं। और अगर आप ये क्वालिफायर ए बी पार्ट क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको अलाउ किया जाता है कि अब आप रिसर्च थीसिस या अपने एक्चुअल टॉपिक के ऊपर मूव करें, और उसके अंदर अपने जो भी आप पढ़ना चाहते हैं और देखना चाहते हैं और इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उसके ऊपर आप काम शुरू करें। आपकी एक गाइडेंस इवैल्यूएशन कमेटी बन जाती है, जिसमें कुछ एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं, कुछ इंटरनल मेंबर्स होते हैं, और वो आपको गाइड करते हैं फॉर योर फ्यूचरिस्टिक थीसिस, which in fact becomes your proposal as a PhD topic later on, not before 1 year after the qualifier A and B. सो वो एक पीएचडी की जो एक पटरी है उस पे आप फिर इस तरह से चलते हैं। तो दैट उसके अंदर लास्ट सेक्शन में हमने दो पीएचडी स्टूडेंट्स के ओरल डिफेंस कराए थे। मिस्टर बिलाल खटक थे और मिस्टर हमजा रशीद थे। और उन दोनों ने उसमें मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप क्लास में आके उसको अटेंड करें, ताकि आप देख सकें कि वो किस तरीके से उन्होंने काम किया हुआ है और किस तरीके से उनसे क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं।
तो दैट वाज अ गुड सेशन, और उसमें कुछ लोग आपके क्लास में से आए थे और उन्होंने डेफिनेटली उससे अच्छी चीज़ें सीखी होंगी। अनफॉर्चुनेटली वी couldn't have recorded that particular segment because it was more of the interactive session discussions थी, तो उसके अंदर हमारे पास ये possibility नहीं थी कि उसको रिकॉर्ड करते। बट आई ट्राई मैक्सिमम के मोस्ट ऑफ द टाइम कि अगर कुछ रिकॉर्ड हो जाए तो दैट इज़ ऑलवेज गुड और वो आपसे शेयर किया जाए, बट दैट वाज नॉट रिकॉर्डेड। लेकिन जो लोग क्लास में आए, लाइक अली रज़ा ने भी ज्वाइन किया है, तो अली रज़ा वाज पार्ट ऑफ दैट सेगमेंट। आई होप ही मस्ट हैव लर्नड समथिंग आउट ऑफ दैट सेशन, जिसमें पीएचडी स्टूडेंट्स ने अपना ओरल डिफेंस दिया था। जी अली, आप मेरी बात सुन पा रहे हो? हाँ जी सर, मुझे आवाज़ आ रही है। मैंने पीएचडी वाला सर ओरल अटेंड किया था मैंने। हाँ, तो आप आपने उसमें कुछ अच्छी चीज सीखी, कोई डिफरेंट चीज सीखी, या कोई चीज पता चली कि क्या होता है, किस तरीके से ये ओरल डिफेंस, इनका मकसद क्या है, और क्या क्वेश्चन आंसर होते हैं? जी सर, मुझे उसका वो टोटली आइडिया हुआ है कि यानी कि जिस तरह हमारा TH2 ऑलमोस्ट हमारा जो है TH2 इनकी तरह ही होगा। कि जिस तरह वो एक वो लड़की भी थी, उन्होंने भी वो एक फाइनल डिफेंस के तौर पे वो दिया था। तो वो उनसे भी थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हमें रिक्वायर्ड होती हैं क्वेश्चंस के, किस तरीके के होंगे। वो सारे सर मैंने नोट किए थे अपने पास। जी ठीक है। मैं सिर्फ इसमें करेक्शन ये लगा दूं कि जो पीएचडी स्टूडेंट थे, इन्होंने अपना TH2 नहीं दिया था। TH2 जो है वो इनका अब इसके बाद आएगा। ये इनका था नहीं सर, इसको। सो सर मैंने ये बोला है कि जिस तरह इनका पीएचडी का ओरल की तरह है, और मुझे इस तरह फील हुआ था कि जैसे कि हमारा जिस तरह वो पीछे लड़की ने एकदम परफॉर्म किया था, तो ऐसे फील हो रहा था कि जैसे कि हमारा TH2 की तरह उनका ओरल हो रहा है। मैं वही क्लियर कर रहा हूँ ना आपको कि जो पीएचडी में टाइमलाइंस होती हैं उसमें ओरल डिफेंस जो है, ये इसको जिस जो आपने देखा, दिस इज कॉल्ड क्वालिफायर। ये क्वालिफायर था। यस, इसकी नेचर आपको ऐसा लगा कि ये ऐसी ही लगती है कि ये कोई प्रपोजल डिफेंस हो रहा है, लेकिन ये प्रपोजल डिफेंस नहीं था। एक्चुअल प्रपोजल डिफेंस ये अपना देंगे। दिस वाज जस्ट टू सर एस्टेब्लिश द फैक्ट कि दे कैन डू द रिसर्च। तो क्लैरिटी एक होनी यस चाहिए सर। कि दिस इज नॉट TH2, दिस इज जस्ट द क्वालिफायर फॉर डूइंग रिसर्च। तो एक तो ये चीज़ क्लियर यस। होगी। दूसरी बात ये कि आपने जो दूसरे स्टूडेंट को सुना था, जो खातून थी, वो असल में अपने पहले फाइनल डिफेंस में फेल हो गई थी, या कहना चाहिए कि उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, तो उनको चांस दिया गया था कि आप 1 महीने के बाद दोबारा प्रेजेंट करें। तो उनका री डिफेंस था। दैट वाज अगेन नॉट TH2, दैट वाज द फाइनल थीसिस डिफेंस। सही हो गया ठीक सर। है, बस क्लैरिटी हो आपको इस तरह की कि ये चीज़ थी। बाकी आप ठीक कह रहे हो। डेफिनेटली अभी आपका चूंकि एक्सपीरियंस भी कम है, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी उस तरह की नहीं है, तो ये चीज़ें उन अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए ही कराई जाती हैं कि आगे जब आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे अपने करियर में, तो आपको और क्लैरिटी आती जाएगी। सो दैट वाज इन फैक्ट द थिंग विच वाज कवर्ड। और मैंने उससे पहले जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने वी स्टार्टेड कि मैंने कहा था कि ओके लेट्स डू दी रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड्स, बट आपने कहा कि उसको मिड टर्म के बाद कर लेंगे, तो मैंने उसको पेंड कर लिया था। और आज हम उसको देखते हैं कि रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो क्या होते हैं, उनका मकसद क्या होता है, और अगर अल्टीमेटली फिर उनकी कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपसे शेयर करूंगा, और ये सारा सेशंस रिकॉर्ड भी हो रहा है, देन आई विल शेयर इट बैक ताकि उसको आप बाद में देख सकें। So let me share the presentation now for the referencing standards, and let's discuss it. और अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो उसको हम फिर फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अगर ये सेशन एंड होता है, काइंडली दोबारा इसी सेम सेम लिंक को ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आप हम आगे इसको लेके चल सकें, बिकॉज आई थिंक फर्स्ट सेशन ऑलमोस्ट इज अबाउट टू गेट एंडेड। ठीक है सर। ओके, लेट मी शेयर दी प्रेजेंटेशन नाउ, एंड उसके कंसर्न स्लाइड्स को मैं शो करता हूँ आपको। अच्छा जी, होप अभी आपको प्रेजेंटेशन विजिबल हो गई होगी। इज इट विजिबल? जी सर। ओके। ओके, सो जी सर, हो रही है।
लेट्स मूव फॉरवर्ड। और मैं यहाँ पे जो बात करना चाहूँगा वो ये है कि जब आपने कोई चीज़ पढ़ ली और आपने उसको पढ़ने के बाद हम पढ़ते क्यों हैं कि उसको हम अपने लिए एक मयार मुतय्यन करें और उस मयार के मुताबिक अपने आप को ढालें या अपने आप को अच्छा रखें और उसी तरीके से अपना कोई काम कर सकें। तो जब आप कोई चीज़ अच्छी देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, किसी और से जब बात करते हैं तो आप उसको कोशिश करते हैं कि रेफर करें। और इसी का नाम हमारी टेक्निकल राइटिंग में भी है कि रेफरेंसिंग हमने देनी है तो उसके लिए वी नीड टू हैव सम स्टैंडर्ड्स। सो जैसा यहाँ इस स्लाइड पे लिखा हुआ है कि वी डू रेफर बिकॉज एकेडमिक असाइनमेंट्स जो हैं उनको आपने पढ़ना है, तो पढ़ने के बाद उनको आपने एवेलुएट करके अपने 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 काम के अंदर इंक्लूड करना है। तो अगर आप एक अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ रेफरेंसेस अपने लिखे हुए काम में शो करेंगे तो इट विल शो कि आपने एक रेंज ऑफ आइडियाज को पढ़ा है और अप्रोचेस को फिगर आउट किया है। आप बिल्कुल ब्लैंक बात नहीं कर रहे हैं, बगैर किसी होमवर्क के बात नहीं कर रहे। आम लाइफ में ये एप्लीकेबल है। आप किसी से बात करते हैं और कोई चीज़ उसको एक्सप्लेन करते हैं तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि आपने उस पर एक अच्छी डेप्थ ऑफ नॉलेज जो है कहीं ना कहीं देखी है, पढ़ी है। ऐसी आप हवा में तीर नहीं मार रहे। तो उस मकसद के लिए एक रेफरेंसिंग जो है वो करनी ज़रूरी होती है। और आपने देखा होगा कि आपका कोई भी सीनियर, कोई भी बॉस उस वक्त तक आपसे इंस्पायर नहीं होगा जब तक आप उसको कुछ अच्छे रेफरेंसेस नहीं देंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, कि मैंने ये चीज़ वहाँ देखी, मैंने ये चीज़ वहाँ देखी, तो फिर वो कन्विंस होगा कि जी ठीक है, हाँ ये कुछ अच्छी बात कर रहे हैं। तो हमेशा जब आप रेफर करते हैं चीज़ों को तो इसका मतलब होता है कि आपका नॉलेज बेस ज़्यादा है, आपने पढ़ा हुआ है, आपने देखा हुआ है। सो एक तो ये वजह होती है, प्लस ये कि आप उन अच्छे आइडियाज़ को एक्नॉलेज भी कर रहे होते हैं कि हाँ जी ये कोई अच्छा काम हुआ हुआ है जिसको मुझे देखना भी चाहिए था और मैंने उसको बाकी लोगों को कन्वे भी किया है। सो ये दूसरी चीज़ हो गई। एंड सेकेंडली एक और चीज़, जब आप रेफरेंसेस देते हैं तो कोई और शख्स उसको देखना चाहे तो उस सोर्स के ऊपर जाके उसको चेक भी कर सकता है। एंड देन इट अवॉइड्स प्लेजरिज्म एज वेल बिकॉज यू आर नॉट सेइंग कि दिस इज माई थिंग, आई हैव यू आर मेंशनिंग कि ये मैंने कहीं से देखा है। तो दैट इज अगेन अ गुड थिंग इन द एकेडमिक सर्कल कि वट एवर इज नॉट योर्स यू क्लियरली एक्सप्लिसिटली मेंशन इट कि आई हैव चेक्ड इट, आई हैव रेड इट फ्रॉम सम प्लेस जो कि जिसका रेफरेंस या जिसकी सोर्स ये है। सो ये सारी वजूहत होती हैं रेफरेंस देने की या रेफर करने की। जब आप रेफर करते हैं तो इसमें दो किस्म के रेफरेंसेस आप देते हैं टेक्निकल राइटिंग में। एक को इन टेक्स्ट रेफरेंस कहते हैं और एक को आप बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस कहते हैं। तो जो इन टेक्स्ट रेफरेंस होता है वो अगर आप अपने रिसर्च पेपर्स आपने अब तक देखे हैं और उनको अगर आप खोल के देखते हैं तो उसमें से इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर रेफरेंस दिया गया होगा। दो तरीकों से प्रोबेबली दिया गया होगा, या तो वहाँ ऑथर और साल लिखा होगा या वहाँ कोई नंबर लिखा होगा। और उसका डिटेल रेफरेंस जो है वो बाय द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट होता है जिसको बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस देते हैं, जिसमें आपने ऑथर के नाम देखेंगे, उसमें आप जर्नल का नाम देखेंगे, इशू नंबर, वॉल्यूम नंबर, टाइटल, इस तरह की कुछ डिटेल्स वहाँ पे होंगी। आई गिव यू अ बिट ऑफ टाइम, अगर अपना कोई एक रिसर्च पेपर आप खोलें इस दौरान तो थिंग्स वुड बी इजियर टू लिंक। तो काइंडली अगर खोल सकते हैं तो इज इट ओके फॉर यू टू ओपन सम रिसर्च पेपर एंड आई रिक्वेस्ट ओपन दी बेस लाइन पेपर जो कि आप समझते हैं कि आपने अपने रिसर्च के लिए जो सबसे बेस्ट पेपर सेलेक्ट किया है उसको अगर खोल लें तो उसके अंदर से मैं आपको रेफरेंसिंग और उसके स्टैंडर्ड्स के ऊपर कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जी नदीम अली रजा, कैन यू ओपन? और मेरी बात समझ आइए। जिसे मैं ओपन कर रहा हूँ अपना बेस पेपर। अली रजा, मैं आपको अलाउ भी कर रहा हूँ, आप अपनी उस पेज पेपर को शेयर भी कर सकते हो। कैन यू शेयर ऑन विद मी ऑन दी ऑन दिस जूम? ताकि जी सर। ताकि मैं उसको मोबाइल से ज्वाइन किया हूँ, मैं कर कर सकता हूँ शेयर। आप देखो, अगर इजी है मोबाइल से शेयर शेयर कर शेयर। सकते हैं तो काइंडली शेयर कीजिए ताकि उसको हम सामने रखते हुए कुछ चीज़ों को लिंक भी कर सकें। अभी ये सेशन एंड होने वाला है मुझे तो सर अलाउ कीजिए। जी मैं आपको अलाउ करता हूँ। ये सेशन एंड होने वाला है, अगले सेशन में आपको अलाउ कर दूंगा। अभी हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। जस्ट वंस इट एंड्स काइंडली दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। तो अब यहाँ पे जो दो तीन चीज़ें और जो लिखी हुई है वो मैं बताना चाहूँगा कि आप जब ये रेफरेंस देते हैं तो इसको हम कहते हैं साइटेशन, कि ये एक आपने चीज़ साइट की है। तो लोग जो ऑथर्स होते हैं आपने देखा होगा अपनी साइटेशंस को बड़ा फख्र से बताते हैं कि मेरी 2,000 साइटेशंस हैं, मेरी 20,000 साइटेशंस हैं। तो इनफैक्ट उनको इतने पेपर्स में या इतने ऑथर्स ने उनको साइट किया होता है या उनके काम को रेफर किया होता है, इसलिए इसको साइटेशन कहा जाता है। और साइट हम कब करते हैं? जब हम किसी काम को पैराफ्रेज कर रहे हैं। यानी पैराफ्रेज से मुराद ये होती है कि
किसी और के आइडिया को अपने अल्फाज में बयान कर रहे हैं, आप समराइज कर रहे हैं और तब आप रेफर करते हैं, आप एग्जैक्टली किसी का काम कोट कर रहे हैं बगैर कुछ चेंज किए हुए, तब भी आप साइट करते हैं। और अगर आप कोई डायग्राम या टेबल या इस तरह की कोई ग्राफिक नेचर की चीज़ आप कॉपी कर रहे हैं तो उसको